मेरा नाम मार्ता है। मैं 52 साल की हूँ। मैं इटली के एक शांत कस्बे चेती चिएटी में एक छोटे से घर में रहती हूँ। यहाँ के लोगों को बातें करना बहुत पसंद है। वे हमेशा किसी न किसी के बारे में बात करते रहते हैं और अक्सर वह कोई और नहीं मैं होती हूँ। वे कहते हैं कि मैं कहीं और से आई हूँ, शायद रोमानिया से। वे कहते हैं कि मैं एक अजीब लहजे में बोलती हूँ। कुछ तो यहाँ तक कहते हैं कि मैं वास्तव में इटालियन नहीं हूँ। मैं उन्हें कभी टोकती नहीं। उन्हें बात करने दो। छोटे कस्बों में लोगों को सुनाने के लिए कहानियों की ज़रूरत होती है। मैं अपनी बेटी अन्ना के साथ रहती हूँ। वो 21 साल की है, दयालु और खूबसूरत है। वो अंग्रेजी पढ़ रही है और अगले गर्मी में लंदन जाने का सपना देखती है। वो वहाँ पढ़ना और एक अच्छी नौकरी पाना चाहती है। वो कहती है कि लंदन उसकी जिंदगी बदल देगा। मैं मुस्कुराती हूँ और कहती हूँ कि मुझे उसकी खुशी है, लेकिन अंदर से मैं डरी हुई हूँ। मैं जानती हूँ कि दूर जाने का क्या मतलब होता है। मैं जानती हूँ कि ऐसी जगह पर फिर से शुरुआत करना कितना अकेलापन भरा होता है जहाँ कोई आपका नाम तक नहीं जानता। हमारे पास मैक्स नाम का एक कुत्ता है। वो एक छोटा भूरे रंग का डॉशहंड है। उसके पैर छोटे और कान लंबे हैं। पड़ोस में हर कोई उसे जानता है। जब हम टहलने जाते हैं तो लोग हमेशा मैक्स को नमस्कार करते हैं, मुझे कभी नहीं। वे उसे देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन मुझसे नजरें चुरा लेते हैं। जब उन्हें लगता है कि मैं सुन नहीं सकती तो वे फुसफुसाते हैं। मैं अनदेखा करने का दिखावा करती हूँ। मैं सीधा देखती हूँ और तेजी से चलती हूँ। मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। मैं 2 साल पहले तक एक छोटे से कैफे में काम करती थी, लेकिन वह बंद हो गया। तब से मैं घर पर ही रहती हूँ। मैं साफ सफाई करती हूँ, खाना बनाती हूँ और छोटे मोटे काम करती हूँ। सुबह मैं खिड़की खोलती हूँ और हवा को सूंघती हूँ। मैं उन्हीं लोगों को काम पर जाते हुए देखती हूँ, वही कारों को गुजरते हुए, छतों के ऊपर वही आसमान। यहाँ जिंदगी धीमी चलती है, कभी कभी बहुत धीमी। दोपहर में मैं शराब पीती हूँ। मुझे पता है कि लोग मुझे शराबी कहते हैं। वे सोचते हैं कि मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है, लेकिन वे नहीं जानते कि मैं क्यों पीती हूँ। मैं ये भूलने के लिए नहीं पीती कि मैं कौन हूँ। मैं इतना खाली महसूस करना बंद करने के लिए पीती हूँ। 1 गिलास रेड वाइन खामोशी को नर्म कर देता है। 2 गिलास घंटों को छोटा कर देते हैं। 3 गिलास दर्द को कुछ देर के लिए शांत कर देते हैं। सुपरमार्केट एलडी में मैं अपनी ट्रॉली रेड वाइन की बोतलों से भर लेती हूँ। लोग घूरते हैं। मैं उनकी आंखें देखती हूँ। उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। उनके चेहरे सब कुछ कह देते हैं। मैं उन्हें फुसफुसाते हुए सुनती हूँ। बूढ़ी शराबी फिर से खरीद रही है। कभी कभी मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि वे अपने काम से काम रखें, लेकिन मैं नहीं कहती। ये बेकार है। शब्द लोगों के विचार नहीं बदल सकते। जब मैं अपनी रसोई में 1 गिलास शराब के साथ बैठती हूँ, तो मैं अपने अतीत के बारे में सोचती हूँ। एक समय मेरा एक पति था। उसका नाम कार्लो था। हम पेस्कारा में समुद्र के पास रहते थे। वह खूबसूरत और मजाकिया था, लेकिन वह भी शराब पीता था। पहले मुझे लगा कि वह काम की वजह से पीता है। बाद में मुझे पता चला कि वह अपनी वजह से पीता था। जब वह गुस्सा होता था तो चिल्लाता था और नशे में चीजें तोड़ देता था। मैं बहुत देर तक रुकी, बहुत देर तक। लेकिन जब अन्ना 12 साल की हुई तो मैं और सह नहीं पाई। मैंने एक छोटा सा बैग पैक किया, अन्ना और मैक्स को लिया और चली गई। हम बिना पैसे और बिना किसी योजना के चेती आए। मुझे एक छोटा सा घर मिला और मैंने एक नई जिंदगी बनाने की कोशिश की। चेती के लोग शुरू में दयालु नहीं थे। वे मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान छोटी और खोखली थी। मैं एक बाहरी व्यक्ति थी। मैं अलग तरह से बोलती थी। मैं अलग तरह से कपड़े पहनती थी और जल्द ही उन्होंने देखा कि मैं शराब पीती हूँ। उनके लिए मुझे एक नाम देना आसान था। बूढ़ी शराबी, दी ओल्ड लश। वे मेरी कहानी नहीं जानते थे, लेकिन उन्हें अंदाज़ा लगाना पसंद था। कभी कभी मैं कस्बे के चौक पर एक छोटे से रेस्तरां में जाती हूँ। मैं खिड़की के पास अकेली बैठती हूँ। मैं पास्ता और 1 गिलास वाइन ऑर्डर करती हूँ।
मैं गुजरते हुए लोगों को देखती हूँ। मैं अपने चारों ओर की आवाज़ें सुनती हूँ। एक पल के लिए अच्छा लगता है, जैसे मैं दुनिया का हिस्सा हूँ। लेकिन फिर मैं किसी को अपना नाम फुसफुसाते हुए सुनती हूँ। वे मेरे बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे मैं सुन नहीं सकती। वे कहते हैं कि मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, कि मैं किसी गुप्त प्रेमी द्वारा भेजे गए पैसे से जीती हूँ। मुझे लगभग हंसी आ जाती है। कोई प्रेमी नहीं है, कोई रहस्य नहीं है, बस मैं हूँ जो एक एक दिन जीने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन लोग हमेशा दूसरों में कुछ अजीब खोजना चाहते हैं। वे पूछते हैं कि मैं काम क्यों नहीं करती, क्यों मैं कभी कभी कुछ दिनों के लिए गायब हो जाती हूँ, क्यों मैं अकेली चलती हूँ। वे नहीं जानते कि मैं कभी कभी अपनी बहन से मिलने जाती हूँ। वो दूसरे कस्बे में रहती है और वो बहुत बीमार है। मैं उससे मिलती हूँ और भोजन और दवाइयाँ ले जाती हूँ। यहाँ किसी को उसके बारे में नहीं पता। मैं उन्हें नहीं बताती क्योंकि उन्हें सच की परवाह नहीं है। उन्हें केवल गपशप की परवाह है। दिसंबर में एक ठंडे दिन कुछ अजीब हुआ। ये क्रिसमस से एक हफ्ता पहले था। आसमान भूरा था और हवा में बर्फ की महक थी। एक काली कार मेरे घर के सामने रुकी। उसकी खिड़कियां काली थीं और मैं अंदर बैठे लोगों को देख नहीं सकती थी। मैं अपने पर्दे के पीछे से देखती रही। फिर 3 लोग बाहर निकले, 2 आदमी और एक औरत। उन्होंने गहरे रंग के कोट पहने थे और गंभीर दिख रहे थे। वे मेरे गेट के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। एक आदमी ने एक फोल्डर पकड़ रखा था। मेरा दिल तेजी से धड़कना शुरू हो गया। मुझे लगा कि शायद वे पुलिस हैं। लेकिन पुलिस यहाँ क्यों आएगी? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था। मैंने खुद को बताया कि यह एक गलती थी। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने उनके जाने तक इंतज़ार किया। जब मैंने फिर से देखा तो कार जा चुकी थी। उस रात मैं सो नहीं पाई। मैं बिस्तर पर बैठी रही, एक आधा खाली गिलास वाइन पकड़े हुए। मैक्स मेरे पैरों पर सोया हुआ था। मैं उस कार के बारे में सोचती रही। वे लोग कौन थे? वे क्यों आए थे? मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैंने फिर से छोटा महसूस किया, उस बच्चे की तरह जिसने कुछ बुरा किया हो और सज़ा का इंतज़ार कर रहा हो। अगली सुबह मैंने अन्ना को बताया। वह पहले तो हंसी और बोली, शायद वे रास्ता भटक गए होंगे। लेकिन मैंने उसकी आंखों में चिंता देखी। उसने अपनी किताब बंद की और बहुत देर तक खिड़की से बाहर देखती रही। बाद में मैंने उसे फ़ोन पर धीरे से बात करते हुए सुना। जब उसने मुझे देखा तो उसने फ़ोन काट दिया। मैंने नहीं पूछा कि वह कौन था। मैं जानना नहीं चाहती थी। 2 दिन बाद एक और कार आई। इस बार यह एक सफ़ेद वैन थी। ये हमारे घर के सामने खड़ी हुई। खिड़कियाँ छोटी और काली थीं। मैं रसोई की खिड़की से देखती रही। मैंने खुद को बताया कि यह कुछ भी नहीं है। शायद कोई डिलीवरी थी, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। फिर घंटी बजी। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो एक आदमी वहाँ खड़ा था। वह लंबा था और उसके छोटे काले बाल थे। उसने एक काला जैकेट और गहरे रंग का चश्मा पहना था। भले ही सर्दी थी, वह ऐसा लग रहा था जैसे धूप के लिए तैयार हो। सिनोरा मार्ता, उसने पूछा। उसकी आवाज़ शांत थी, बहुत शांत। मैंने धीरे से सिर हिलाया। हमें बात करनी है, उसने कहा। यह आपके अतीत के बारे में है। मुझे लगा जैसे दुनिया एक पल के लिए रुक गई है। मेरा अतीत, वह शब्द फिर से। मैं दरवाज़ा बंद करना चाहती थी, लेकिन मेरा हाथ हिल नहीं रहा था। आदमी थोड़ा मुस्कुराया। कृपया हमारे साथ चलें, उसने कहा। यह ज़रूरी है। मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। मैंने मैक्स को देखा, जो धीरे से भौंक रहा था। मैंने सड़क को देखा, शांत और ठंडी। और फिर, किसी कारण से, मैं अपना कोट लेने अंदर चली गई। मैंने अपना धूप का चश्मा पहना, भले ही आसमान भूरा था। मैंने दरवाजे पर ताला लगाया और वैन की ओर चली। आदमी ने मेरे लिए दरवाज़ा खोला। मैं अंदर चढ़ गई। वैन चल पड़ी। मैंने अपने घर की ओर पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं उसे गायब होते हुए नहीं देखना चाहती थी। जैसे ही हमने मोड़ लिया, मैंने अपनी पड़ोसी मिसेज रोजी को देखा। वह अपना फ़ोन पकड़े हुए अपने गेट पर खड़ी थी। मैं लगभग उसकी आवाज़ अभी भी सुन सकती थी।
बूढ़ी शराबी चली गई है। पुलिस उसे ले गई, लेकिन वे पुलिस नहीं थे और मुझे यकीन नहीं था कि मैं कभी वापस आऊंगी या नहीं। इससे पहले कि मैं बाकी कहानी जारी रखूं, कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे बताएं कि आप कहां से सुन रहे हैं। आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अब आइए जारी रखें। वैन चैती की सनकरी गलियों से धीरे धीरे आगे बढ़ी। मैं खिड़की से बाहर देखती रही, शहर को पीछे छूटते हुए देख रही थी। आसमान फीका और ठंडा था। बारिश की छोटी छोटी बूंदें गिरने लगी, वैन की छत पर धीमी आवाज कर रही थीं। मैं खामोशी में बैठी रही। मेरे हाथ ठंडे थे, लेकिन मैंने अभी तक कुछ पूछना नहीं चाहा। जिस आदमी ने मुझसे बात की थी, वह आगे की सीट पर बैठा था। एक और आदमी गाड़ी चला रहा था। वह महिला मेरे बगल में बैठी थी। उसने एक गहरा कोट और एक स्कार्फ पहना था जिसने उसका आधा चेहरा ढक रखा था। मैं उसकी आंखें नहीं देख सकती थी। कुछ मिनटों के बाद मैंने कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? मेरी आवाज़ धीमी थी, बारिश की आवाज़ में लगभग खो गई थी। सामने बैठे आदमी ने अपना सिर थोड़ा घुमाया। हमें बस बात करनी है, सिनोरा, उसने कहा। ज़्यादा देर नहीं लगेगी। मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने अपने हाथों को देखा। वे थोड़ा कांप रहे थे। मैंने अन्ना के बारे में सोचा। काश मैंने उसे बताया होता कि मैं कहाँ जा रही हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्दी निकल आई। शायद वह अब घर पर खिड़की से बाहर देख रही होगी, मेरा इंतज़ार कर रही होगी। हमने शहर छोड़ दिया और पहाड़ियों में चले गए। सड़क जैतून के पेड़ों और छोटे घरों के बीच घूम रही थी। 20 मिनट के बाद वैन एक ऊंची बाड़ वाली पुरानी इमारत के पास रुकी। जगह खाली लग रही थी। एक धातु का गेट और एक छोटा सा संकेत था, लेकिन मैं जहां बैठी थी वहां से पढ़ नहीं सकती थी। आदमी ने दरवाज़ा खोला। कृपया अंदर आ जाए, उसने कहा। मैं बाहर निकली। हवा ठंडी थी और उसमें गीली मिट्टी की महक थी। वह महिला मेरे पीछे आई। उसने एक दरवाज़ा खोला और मुझे एक छोटे से कमरे में ले गई। ये साफ लेकिन साधारण था। एक मेज, 2 कुर्सियां और लोहे की छड़ों वाली एक छोटी खिड़की। आदमी बैठ गया और उसने अपने साथ लाए फोल्डर को खोला। उसने मुझे ध्यान से देखा। आप जानती हैं कि हम यहाँ क्यों हैं, है ना? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया। नहीं, मैंने कहा, मैं समझती नहीं हूँ। वह आह भरते हुए बोला, हम दूतावास से हैं। हम आपको ढूंढ रहे थे। मैं पलक झपकाई। दूतावास? हाँ, उसने कहा। आपका जन्म रोमानिया में हुआ था। आपने 25 साल पहले छोड़ दिया था। आपका नाम हमेशा मार्ता नहीं था। मेरा मुंह सूख गया। मुझे लगा कि कमरा छोटा हो रहा है। आप गलत हैं, मैंने कहा। मैं यहीं रहती हूँ। मेरा नाम मार्ता है। आदमी ने एक कागज देखा और फिर मुझे देखा। आपका असली नाम मी राडू है। इटली आने से पहले आपने बुखारेस्ट में एक नर्स के रूप में काम किया था। अस्पताल में आग लगने के बाद आप अचानक बिना किसी रिकॉर्ड के चली गईं। मैंने महसूस किया कि मेरी छाती कस गई है। कमरा घूमने लगा। मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, मैंने कहा। मेरी आवाज़ मुझे भी कमजोर लगी। महिला आगे झुकी। उसकी आंखें दयालु थीं, लेकिन गंभीर। हम आपको चोट पहुंचाने के लिए यहाँ नहीं हैं, उसने कहा। हमें बस ये समझने की ज़रूरत है कि क्या हुआ था। मैंने उसे देखा। एक पल के लिए मैंने उसकी आंखों में दया जैसी कुछ देखा। मैं उन्हें सच बताना चाहती थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि कहाँ से शुरू करूं। अतीत को इतने लंबे समय से दफनाया गया था। मैंने गहरी सांस ली। आग लगी थी, मैंने धीरे से कहा। ये कई साल पहले की बात है। मैं तब एक अस्पताल में काम करती थी। हाँ, लेकिन यह एक दुर्घटना थी। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था। आदमी ने धीरे से सिर हिलाया। हम जानते हैं कि यह आपकी गलती नहीं थी, लेकिन एक मरीज मर गई। इरिना पेस्कू नाम की एक महिला। उसके परिवार को कभी पता नहीं चला कि वास्तव में क्या हुआ था। उन्हें लगा कि आप अपराधबोध के कारण गायब हो गईं। मैंने फिर से अपने हाथों को देखा। मुझे वह रात याद आई, धुएं की गंध, चीखें, शीशे टूटने की आवाज़।
मुझे लोगों को बाहर निकालने के लिए आग में दौड़ना याद आया। मुझे अपनी बाहों में एक छोटे बच्चे को पकड़ना याद आया। महीनों तक मेरे हाथों पर जलने के निशान थे। वर्षों तक मुझे बुरे सपने आते रहे। मैंने उसे बचाने की कोशिश की, मैंने फुसफुसाया, लेकिन मैं नहीं कर सकी। जब मुझे वह मिली तब तक वह जा चुकी थी। महिला ने सिर हिलाया। हम आप पर विश्वास करते हैं, लेकिन कोई आपको दोषी ठहराना चाहता था। आपके नाम पर एक रिपोर्ट लिखी गई थी, इसलिए आप रोमानिया छोड़कर चली गईं, है ना? मैंने महसूस किया कि मेरे गाल पर एक आंसू गिरा। मैंने उसे जल्दी से पोंछ लिया। हाँ, मैंने कहा, मैं डर गई थी। उन्होंने कहा कि मैं जिम्मेदार हूँ। मेरी नौकरी चली गई। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया। मेरे पास कुछ नहीं बचा था, इसलिए मैं यहाँ आ गई। मैंने अपना नाम बदल लिया। मैंने फिर से शुरुआत करने की कोशिश की। आदमी ने फोल्डर बंद कर दिया। धन्यवाद, उसने धीरे से कहा। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मामला अब बंद हो गया है। हमें बस आपकी कहानी की पुष्टि करने की जरूरत थी। हमें सुनिश्चित होना था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं फिर से सांस ले सकती हूँ। हवा धीरे धीरे मेरे फेफड़ों में वापस आई, जैसे मैं बहुत देर तक पानी के नीचे रही हूँ। तो अब क्या होगा? मैंने पूछा। आप जाने के लिए आज़ाद हैं, महिला ने कहा। हम आपको फिर कभी परेशान नहीं करेंगे। मैंने उसे देखा। अब क्यों? इतने सालों के बाद क्यों? उसने एक छोटी सी मुस्कान दी। कोई आपके बारे में पूछ रहा था। मेरा दिल रुक गया। कौन? वह रुकी। कार्लो नाम का एक आदमी। एक पल के लिए मैं बोल नहीं पाई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे नीचे की जमीन गायब हो गई है। कार्लो, मैंने फुसफुसाया। मेरा पति। आदमी ने सिर हिलाया। हाँ, उसने दूतावास से संपर्क किया। उसने कहा कि उसे आपको ढूंढने की जरूरत है। उसने हमें कारण नहीं बताया। मुझे गुस्सा और डर का एक अजीब मिश्रण महसूस हुआ। मैंने 10 साल से कार्लो का नाम नहीं सुना था। मुझे ये भी नहीं पता था कि वह जिंदा है या नहीं। वह अब मुझे क्यों ढूंढ रहा होगा? मैं खड़ी हो गई। मैं घर जाना चाहती हूँ, मैंने कहा। महिला भी खड़ी हो गई। बेशक, हम आपको ले जाएंगे। वापसी की यात्रा लंबी महसूस हुई। बारिश रुक गई थी, लेकिन बाहर की दुनिया भूरी और थकी हुई लग रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे विचार भारी थे। कार्लो, वह अब मुझसे क्या चाहता था? उसने मुझे इतनी गहराई से चोट पहुंचाई थी। उसने मुझे प्यार से, पुरुषों से, खुद से डरने वाला बना दिया था। जब हम मेरे घर पहुंचे, तो मैंने अन्ना को खिड़की के पास इंतजार करते देखा। जैसे ही मैं बाहर निकली, वह मेरी ओर भागी। माँ, तुम कहाँ थी? मैं बहुत चिंतित थी। उसने मुझे कसकर गले लगा लिया। मैं उसके दिल की तेज धड़कन महसूस कर सकती थी। मैं ठीक हूँ, मैंने धीरे से कहा। वे बस काम से कुछ पुराने लोग थे। मैंने उसे सच नहीं बताया। अभी नहीं, मैं नहीं बता सकती थी। उस रात मैंने वाइन की बोतल नहीं खोली। बहुत देर बाद पहली बार मुझे पीने का मन नहीं हुआ। मैं इसके बजाय चाय का प्याला लेकर खिड़की के पास बैठ गई। मैक्स मेरे बगल में सोया हुआ था। घर शांत था। आधी रात को मेरा फोन बजा। यह एक अज्ञात नंबर था। जब मैंने जवाब दिया तो मेरे हाथ कांप रहे थे। नमस्ते, मैंने कहा। लाइन से एक परिचित आवाज आई, गहरी, धीमी और समय के बोझ से भारी। मार्ता, आवाज ने कहा। मैं हूँ, कार्लो। मैं जम गई। मेरी सांस गले में अटक गई। मुझे तुमसे मिलना है, उसने कहा। यह जरूरी है। मैं बोली नहीं। मैं बस वहां बैठी रही, फोन पकड़े हुए, अंधेरी खिड़की को घूर रही थी। बाहर बारिश फिर से शुरू हो गई थी, शांत और ठंडी। मैं स्थिर बैठी रही, फोन पकड़े हुए। मेरा हाथ कांप रहा था। कार्लो की आवाज सुने हुए 10 साल हो गए थे। समय ने इसे बदल दिया था। ये धीमी, नर्म, पुरानी लग रही थी, लेकिन आवाज अभी भी मेरी छाती को दर्द पहुंचा रही थी। तुम क्या चाहते हो, कार्लो? मैंने धीरे से पूछा। एक ठहराव था। मैं उसे सांस लेते हुए सुन सकती थी। मैं चेती में हूँ, उसने कहा। प्लीज, मार्ता, मैं बस बात करना चाहता हूँ। मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने खिड़की से बाहर देखा।
सड़क खाली और गीली थी। बारिश रुक गई थी, लेकिन सड़क अभी भी स्ट्रीट लाइट के नीचे चमक रही थी। मैक्स ने अपनी बेचैनी को भांपते हुए सिर उठाया। मुझे नहीं लगता कि हमारे पास कुछ कहने के लिए है, मैंने अंत में कहा। उसने आह भरी। तुम गलत हो, उसने कहा। मेरे पास कुछ है जो तुम्हें जानना चाहिए। यह अन्ना के बारे में है। मेरा दिल रुक गया। अन्ना, उसके बारे में क्या? प्लीज, उसने कहा, मुझे बस एक बार आने दो। मैं फ़ोन काटना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं कर सकी। उसकी आवाज़ में डर ने मुझे ठंडा महसूस कराया। मुझे उस पर भरोसा नहीं था, लेकिन मुझे जानने की ज़रूरत थी। कल सुबह, मैंने कहा। 9 बजे। लेकिन अगर तुमने उसे या मुझे फिर से चोट पहुंचाई तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। उसने बहस नहीं की। मैं वहां रहूंगा, उसने धीरे से कहा। जब मैंने कॉल खत्म की तो मुझे खालीपन महसूस हुआ। मैं बहुत देर तक अंधेरे में बैठी रही। अन्ना रसोई में आए और पूछा कि क्या हुआ, लेकिन मैंने उसे बताया कि कुछ नहीं हुआ। वो मुस्कुराए और वापस अपने कमरे में चली गई। मैं उसे सच अभी नहीं बता सकती थी। उस रात मैं सोई नहीं। मैंने घड़ी देखी। हर आवाज़ तेज लग रही थी। टिक टिक, हवा, मैक्स की धीमी सांसें। मेरा मन पुरानी यादों से भरा हुआ था। कार्लो का चेहरा, उसकी आवाज़, उसका गुस्सा, उसकी मुस्कान। वह आदमी जिसे मैंने कभी प्यार किया था। वह आदमी जिसने मुझे तोड़ा था। जब सुबह हुई तो मैंने कॉफ़ी बनाई। मैंने रसोई की खिड़की में अपनी परछाई देखी। मेरे बाल बिखरे हुए थे, मेरी आंखें लाल थीं। मैं जितनी याद थी उससे ज़्यादा बुरी लग रही थी। शायद मैं वास्तव में वही बूढ़ी शराबी थी जिसके बारे में वे बात करते थे। लेकिन आज नहीं। आज मुझे मजबूत होना था। 9 बजे मैंने बाहर एक कार रुकने की आवाज़ सुनी। मेरे हाथ फिर से ठंडे पड़ गए। खिड़की से मैंने उसे देखा। वो एक पुरानी भूरी कार के पास खड़ा था, एक गहरा कोट पहने हुए और एक टोपी पकड़े हुए। उसके बाल अब लगभग सफ़ेद थे। उसका चेहरा पतला था। समय उस पर मेहरबान नहीं रहा था। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। वह थोड़ा मुस्कुराया। नमस्ते, मार्ता। मैं नहीं मुस्कुराई। अंदर आओ, मैंने कहा। वो अंदर आया और चारों ओर देखा। वही महक, उसने कहा। कॉफ़ी और कुत्ता। जो तुम कहने आए हो कहो, मैंने उससे कहा। वह थका हुआ लग रहा था। वह बैठ गया। एक पल के लिए वह नहीं बोला। फिर उसने कहा, मैं बीमार हूँ, मार्ता। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। मैंने महसूस किया कि मेरा गला कस गया है। मैं परवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरा कुछ हिस्सा अभी भी करता था। तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? अन्ना की वजह से, उसने कहा। वह जानने की हकदार है कि मैं कौन हूँ। मैंने माथे पर शिकन डाली। वह जानती है कि तुम कौन हो। तुम उसके पिता हो, वह आदमी जो छोड़कर चला गया। उसने सिर हिलाया। यह इतना सरल नहीं है। उसने अपने कोट से कुछ निकाला। एक पुरानी तस्वीर। ये फीकी और पीली थी। मैंने खुद को उसमें देखा। छोटी, मुस्कुराती हुई, एक बच्चे को पकड़े हुए। मेरे बगल में कार्लो था, और उसके बगल में एक और महिला। मैंने तस्वीर को घूर कर देखा। ये कौन है? मैंने फुसफुसाया। वह नीचे देखने लगा। उसका नाम इरेना था, उसने कहा। वह तुम्हारी बहन की दोस्त थी, वह महिला जो आग में मर गई थी। वे शब्द ठंडे पानी की तरह मुझ पर पड़े। मैं धीरे से बैठ गई। उसका अन्ना से क्या लेना देना है? कार्लो की आवाज़ टूट गई। मार्ता, इरेना अन्ना की असली माँ थी। मैं सांस नहीं ले पाई। कमरा घूम रहा था। ये सच नहीं है, मैंने कहा। तुम झूठ बोल रहे हो। काश मैं झूठ बोल रहा होता, उसने कहा। तुम्हें वह रात याद है? आग, घबराहट। इरेना अस्पताल में थी और मरने से पहले उसने बच्चे को जन्म दिया। तुम वहाँ थी, मार्ता। तुमने बच्चे को पहले पकड़ा था। हम इरेना को नहीं बचा सके। तुमने कहा कि हमें बच्चे को ले लेना चाहिए, उसे अपना समझकर पालना चाहिए। तुमने कहा कि किसी को जानने की ज़रूरत नहीं है। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैंने अपने हाथ से अपना मुंह ढक लिया। मुझे लगा जैसे मेरा दिल टूट रहा है। मुझे वह रात याद आई, गर्मी, धुआं, मेरी बाहों में रोता हुआ छोटा बच्चा।
मैंने सोचा था कि वह चली गई है, लेकिन वह बच गई थी। अन्ना, मैंने फुसफुसाया, तुमने मुझसे झूठ बोला। उसने सिर हिलाया। नहीं, हम दोनों ने झूठ बोला। तुमने उसे पाला, तुमने उसे प्यार किया। वह तुम्हारी बेटी है, मार्ता, हर उस तरीके से जो मायने रखता है। लेकिन वह सच जानने की हकदार है। मैं खड़ी हुई और खिड़की के पास चली गई। मेरे हाथ कांप रहे थे। अब क्यों? मैंने कहा। मुझे यह अब क्यों बता रहे हो? उसने थकी हुई आंखों से मुझे देखा। क्योंकि मैं उस रहस्य के साथ मर नहीं सकता। और क्योंकि उसे अपने कागजात की ज़रूरत है, उसे लंदन जाने के लिए उनकी ज़रूरत होगी। मैं मुड़ी। मेरे चेहरे पर मेरे आंसू गर्म थे। तुम्हें मुझे सालों पहले बता देना चाहिए था। उसने सिर हिलाया। मुझे पता है। मैं डरपोक था। बहुत देर तक हम दोनों में से कोई नहीं बोला। खामोशी मोटे धुएं की तरह कमरे में भर गई। फिर मैंने धीरे से कहा, कागजात मेरे पास छोड़ दो। मैं उसे बताऊंगी। वह धीरे से खड़ा हुआ। धन्यवाद, उसने कहा। जब वह दरवाजे की ओर चला, तो मैंने पूछा, क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया, कार्लो? वह रुक गया। मैंने किया था, उसने धीरे से कहा। लेकिन मैंने उससे भी प्यार किया था। और शायद यही मेरी सज़ा थी। जब वह चला गया, तो मैं फिर से बैठ गई। मेरा दिल भारी था, लेकिन मेरे अंदर कुछ पहली बार साफ था। सच्चाई, वो सच्चाई जिसे मैंने छुपाया था, खुद से भी। उस शाम, अन्ना अपनी क्लास से घर आई। वह जीवन से भरी हुई थी, लंदन और अपनी योजनाओं के बारे में बात कर रही थी। जब वह बोल रही थी तो मैंने उसे देखा। उसके हाथ, उसकी मुस्कान, उसकी कोमल आंखें, वही आंखें जो मैंने इरेना की तस्वीर में देखी थीं। अन्ना, मैंने धीरे से कहा, मेरे साथ बैठो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वह चिंतित लग रही थी। क्या है, माँ? मैंने उसके हाथ अपने हाथों में लिए। तुम मेरी बेटी हो, मैंने कहा। तुम हमेशा मेरी बेटी रहोगी। लेकिन मुझे तुम्हें उस रात के बारे में बताना है जब तुम पैदा हुई थी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन वह बोली नहीं। मैंने उसे सब कुछ बताया। अस्पताल, आग, वह महिला जो मर गई, वो बच्चा जिसे मैंने बचाया। मैंने उसे इरेना और कार्लो के बारे में बताया। मैंने उसे बताया कि मैंने उसे पहली बार अपनी बाहों में लेते ही कैसे प्यार किया था। जब मैंने खत्म किया, तो वह रो रही थी, लेकिन वह दूर नहीं हटी। वह मेरे कंधे से लग गई और फुसफुसाई, तुम मेरी माँ हो, कोई और नहीं। हम बहुत देर तक एक दूसरे को गले लगाए रहे। मैंने उसके आंसू अपने कंधे पर और अपने आंसू उसके कंधे पर महसूस किए। सालों में पहली बार मेरा दिल हल्का महसूस हुआ। मुझे गर्म महसूस करने के लिए शराब की ज़रूरत नहीं थी। मुझे अब छिपने की ज़रूरत नहीं थी। एक हफ्ते बाद कार्लो गुजर गया। मैं उसके लिए मोमबत्ती जलाने चच गई। मैं वहाँ खामोशी में खड़ी रही, लौ को देखती रही। ये छोटी लेकिन स्थिर थी, ठीक उसी तरह जैसे मैंने राख से अपनी जिंदगी बनाई थी। जब मैं घर आई, तो अन्ना ने मुझे गले लगाया और कहा, मुझे मेरे कागजात मिल गए, माँ। मैं अब लंदन जा सकती हूँ। मैं मुस्कुराई। हाँ, मैंने धीरे से कहा। जाओ और जियो, लेकिन याद रखना, तुम्हारी कहानी आग से शुरू हुई और प्यार के साथ खत्म होती है। उस रात, मैंने वाइन की एक बोतल खोली, भूलने के लिए नहीं, बल्कि याद करने के लिए। मैंने एक गिलास डाला, उसे हवा में उठाया और फुसफुसाया, सच के लिए, शांति के लिए, और उस बूढ़ी शराबी के लिए जिसने आखिरकार छिपना बंद करना सीख लिया। बाहर आसमान साफ था, चैती के ऊपर तारे छोटे और कोमल चमक रहे थे, शांत वादों की तरह। और कई सालों में पहली बार मुझे आज़ादी महसूस हुई। इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और प्रियंका की स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। और क्लासिक कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें।